Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर का कंप्लीट रिविजन। चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे पूरा वन गो में। आपको उठ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बार बार वेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा एक ही बार में होगा, तो एक ही बार के लिए क्या कर दीजिए भाई, जब एक ही बार में होगा तो आप एक ही बार के लिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिविजन, यानी बेसिकली अगर कहें तो चैप्टर को फिर हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा क्वारल इन द विलेज। बहुत मजा आती है ना आपको लड़ाई झगड़ा करने में, है ना, टशन दिखाने में कि अरे क्या बोला तूने, बताना जरा, अभी बताता हूँ तेरे को, लेकर आता हूँ मैं अपने भाई अपने दोस्तों को, है ना। तो ऐसी क्वेरल देखेंगे हम विलेज का, क्योंकि चैप्टर हमारा है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब रूरल है दैट मीन्स हमें विलेज एरिया की चीजें देखनी। तो लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट से। लाइक करो, शेयर करो, चलो ओके। अ क्वेरल इन द विलेज, विलेज में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट और क्वेरल वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे क्वेरल को हम सॉर्ट आउट करते हैं, कौन करेगा, जैसे पुलिस स्टेशन जाएंगे। उसके बाद और भी दूसरे तरीके से, जैसे अगर लैंड का रिकॉर्ड मेंटेन हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक न्यू लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, ओके। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी मैंने पढ़ाया है और शायद एमआईक्यूज में भी मैं लेकर गई थी, है ना। मोर देन 6 लाख विलेजेस हैं। कहा भाई, हमारे प्यारे प्यारे भारत में लगभग 6 लाख से भी ज्यादा क्या है, विलेजेस है, यानी गांव है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई वो नहीं है। 6 लाख क्या होता है, उससे भी ज्यादा आप समझिए। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस इज नॉट अ स्मॉल टास्क। अगर हम भाई इनकी नीड्स, जो भी चीजें इनकी टेक केयर करें, ध्यान रखें, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रोड कनेक्शन हो गए, ये क्या है, स्मॉल टास्क नहीं है। ये क्या है, कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है कि सिर्फ हम जो है आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपको वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, रोड कनेक्शन, देखो बेसिक नेसेसिटी है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। अरे घर में बिजली नहीं होगी तो अंधेरे में क्या होगा, गर्मियों में क्या होगा, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और वाटर तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वाटर हमारी लाइफ में। रोड कनेक्शन, अगर हमें भाई कच्ची सड़कें हों हमारे यहाँ तो कितनी दिक्कत होगी, कीचड़ होगा बारिश के टाइम पे, कभी भी सड़क टूट जाती है, मतलब टूटी फूटी रहती है, गाड़ी ले जाने में दिक्कत होती है, जिसके पास भी गाड़ियाँ रहती, पैदल चलने में भी कई बार दिक्कत होती है। तो रोड अच्छी बने और रोड का कनेक्शन शहरों तक हो, मेन जगहों तक हो, ताकि यहाँ से कोई किसी को सामान कुछ ले जाना हो तो वहाँ जाके भाई अपनी क्रॉप्स, अनाजों को खेतों में उगाएं, वहाँ जाकर बेच पाएं, है ना। तो रोड कनेक्शन बहुत मैंडेटरी है। तो ये क्या है, ये नीड्स जो है इनका ध्यान रखना, बेसिकली ये कोई स्मॉल टास्क नहीं है। पानी की सुविधा लाना, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, रोड कनेक्शन वगैरह करवाना, तो ये क्या है, ये आसान बात नहीं है, वक्त मेहनत लगती है। In addition to this, land records have to be maintained and conflicts too need to be dealt with. साथ में देखा जाए, जो लैंड रिकॉर्ड है उनको प्रॉपरली मेंटेन करने की जरूरत है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू नीड टू बी डेल्ट विथ। मतलब लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड हो कि भाई ये लैंड ए का है, ये लैंड बी का है। जैसे इस तरीके से लैंड रिकॉर्ड है कि ये एरिया है फॉर एग्जांपल गांव का, है ना, यहाँ पे इसका लैंड है, ये इसका एरिया हो गया, ये वाली इसकी बाउंड्री हो गई, ये इसका लैंड हो गया, इस तरीके से, है ना, या ये इसका वाला एरिया हो गया, ये इसका लैंड। तो प्रॉपर ये ए का है, ये बी का है, सी का, डी का, ई का, इस तरीके से तो प्रॉपर होगा तो समझ में आएगा ना, रफली बेसिस पे कि हाँ इतना इतना एरिया इनका है। तो ये तो फिर भी रफ स्केच है, बट प्रॉपर एक लैंड रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मानिए अगर ए क्या कर ले, चालाकी कर ले, अगर ए क्या कर ले, ए चालाकी करके, चलो ए की चालाकी हम पिंक कलर से दिखाते हैं, ए ने चालाकी करके अपनी बाउंड्री यहाँ से और ऐसे कर ली, है ना, यहाँ से इसने चालाकी कर ली, चलो नहीं, इसने चालाकी यहाँ से ऐसे, मतलब इतना एरिया बी का घेर लिया। इसको हम रब करें, इतना एरिया हो गया, मानो ए का भी इतना एरिया होगा। पहले ए का एरिया इतना था,
इतना था, अब उसने और कर लिया, तो बी का एरिया तो कम हो गया ना, बी का एरिया तो कम हो गया। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्वायरल हो तो उससे डील करने के लिए ये रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। हम बोलते हैं ना रिकॉर्ड्स दिखाओ, रिकॉर्ड रहेंगे तो जैसे मैं बोलूँगी कि अरे इसने ना, इस लड़के ने मेरा जो है मेरा फ़ोन छीन लिया, तो वो बोलेगा नहीं, क्या क्या गारंटी है आपका फ़ोन है। चले मैं बोलूँगी इसने मेरी गाड़ी उठा ली, ये मेरी गाड़ी है, वो कह रहे नहीं ये मेरी गाड़ी। हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ, होते हैं ना कुछ कुछ बड़े उम्दा लोग, चालाक लोग जो रिस्क लेते हैं, झूठ बोलते हैं कि चलो हो सकता है, क्या पता भाई फ़ायदा हो जाए, लड़कियाँ हैं कई बार उठा लेती, कभी कभी ऐसा नहीं है। अब मैं फ़ायदा उठा रही हूँ, मानो कि मुझे ज़्यादा पुलिस पूछेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, मैं बोलूँगी नहीं इसने मेरी गाड़ी उठाई, मैं रो रही हूँ करके, तो बोलेंगे ना ठीक है भाई पेपर्स वगैरह तो दिखाओ पहले आप। उससे भी बोलेंगे उसने पेपर्स दिखा दिए, मैं दिखा ही नहीं पाई। तो ऐसे ही प्रॉपर प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, ताकि किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो सॉर्ट आउट इजीली हो सके, उससे डील कर सके। A large machinery is in place to deal with all these. क्या रहता है भाई, प्रॉपर लार्ज मशीनरी, ये चीज़ें रखी रहती हैं, मतलब प्लेस रहती हैं ताकि इन चीज़ों से इजीली डील किया जा सके। क्लियर हुआ? In this chapter, we will look at the work of two rural administrative officers in some detail. हम क्या करेंगे, दो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का रोल इसमें देखेंगे और समझेंगे इनके बारे में। ये जो डिस्प्यूट्स है, ये जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, कैसे ये काम कर रहे हैं, तो ये दो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का काम हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? कौन होंगे, कैसा क्या होगा, वो अभी हम आगे धीरे धीरे समझेंगे, सारे रास पर से पर्दे उठेंगे। ठीक है, चलो। मोहन इज अ फार्मर, जैसे मोहन है, मोहन क्या है भाई, एक किसान है। His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. मोहन की बात करें तो मोहन एक छोटा सा किसान है, होते हैं ना बड़े किसान छोटे किसान, मतलब जिनके पास कम खेत है, कम एरिया का खेत है, एक ही खेत है तो भाई छोटा किसान। अब कोई किसान है खूब सारे खेत हैं, बड़े बड़े खेत है तो बड़ा किसान कहेंगे। स्मॉल फार्मर था, और जो मोहन की फैमिली थी छोटी फील्ड, मतलब स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड थी उनकी। उनकी जो फील्ड थी कैसी थी, छोटी थी, छोटा खेत का छोटा एरिया था। विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स, जो वो काफ़ी सालों से उसी में फार्मिंग करते आए हैं, खेती करते आए हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? चलो। Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bund. अब कह रहे हैं नेक्स्ट में, उसी के जस्ट नेक्स्ट में रघु की फील्ड है। हम देखते हैं ना खेत कैसे रहते हैं, जैसे हम जाते हैं ट्रेन वगैरह से जाते हैं या ऐसे भी जाते हैं, खेत दिखते हैं ना खूब, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा एरिया है, ये इतना एरिया, तो ऐसे दिखेंगे खेत, इस तरीके के ऐसे डिवाइडर रहेंगे, ऐसे इसका खेत ऐसे इस तरीके से, और क्रॉप्स लगी रहेंगी ऐसे ऐसे ऐसे, और छोटी छोटी में पतली पतली सी बाउंड्री दिखेगी, प्रॉपर तरीके से बने रहेंगे, है ना। अब ऐसे ही समझो ये मोहन का खेत है, ये रघु का खेत है, ऐसी साइड में मोहन के रघु का खेत है, और ये जो बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री, ये वाली, इस कलर से देखते हैं बाउंड्री को, ये जो दिखा रहे हैं बीच का, ये बोल रहे हैं बॉन्ड है, एक बाउंड्री है दोनों के बीच में, है ना, पार्टीशन दिखा रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि ये मोहन का एरिया है, वो रघु का एरिया है। One morning, Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. ये बाउंड्री को ही कह रहे हैं bund, ये जो टर्म यूज हो रहा है। अब एक दिन मोहन आया जब अपनी फील्ड में, उसने देखा कि ये मेरा जो एरिया है कम लग रहा है। मोहन ने क्या करा है, अपनी बाउंड्री को शिफ्ट करा है कुछ फीट से भाई मोहन ने अपनी बाउंड्री को शिफ्ट करा है, मतलब मेरा एरिया घेरा है बेसिकली, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा है, ये मोहन रघु का एरिया है, पहले इतना होगा मोहन और रघु का एरिया, है ना, रोज देखता होगा। अब आज उसको लगा बाउंड्री, जब उसने देखी होगी तो अब बाउंड्री कैसी होगी, बाउंड्री अब चेंज लग रही, अभी देखते हैं भाई कितनी चेंज लग रही। इस तरीके से बाउंड्री अब इतनी आगे लग रही, चलो ये कलर नहीं दिख रहा, पिंक कलर ले लेते हैं, इतना दिख रहा है। तो मोहन को लगा कि मेरा एरिया सिर्फ इतना दिख रहा, रघु का इतना बड़ा एरिया। अब रघु का ये एरिया हटा दो, ये वाला,
रघु का इतना एरिया दिख रहा है। तो मोहन को ये समझ में आ गया कि रघु ने कुछ तो चालाकी की है और उसने अपना एरिया कुछ फीट से आगे बढ़ाया। बाउंड्री मतलब बेसिकली आगे बढ़ाई, बाउंड्री आगे खिसका दी, ये समझ लो, है ना। जैसे मैं इतने एरिया में खड़ी हूँ और मैंने क्या करा, अब धीरे धीरे ये मैं बाउंड्री हूँ, है ना, इतनी मैं डिवाइड हूँ, यहाँ पे इसका पार्ट, यहाँ पे इसका पार्ट, ये मैं बाउंड्री हूँ। अब जब मुझे ऐसे इधर और कर देंगे, इधर और कर देंगे, तो इस वाले का एरिया बढ़ गया और इस वाले का कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी रघु का एरिया बढ़ गया, मोहन का एरिया कम हो गया। चलो, मोहन ने नोटिस कर लिया। By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. ऐसा करके खुद का एरिया इसने बढ़ा लिया, अच्छा खासा बढ़ गया, और मोहन का सिर्फ इतना रह गया। पहले इतना था ना बीच से, तो इसका इतना एरिया रहता था, बट अब मोहन ने मतलब रघु ने इतना कर लिया, तो मोहन के पास सिर्फ इतना एरिया बचा और रघु के पास ज़्यादा एरिया हो गया। क्लियर? ये सब हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। अब क्या हो रहा है देखें, समझ में आया? चलो, ये रहा, जैसे ये दिख रही है आपको बाउंड्री, ये कह रहे हैं ये दिख रहा है बीच से पार्टीशन इस तरीके का, ये जा रहा है, ये बाउंड्री है ना। यहाँ पे इसका खेत है, यहाँ पे इसका खेत है। ये मोहन रघु दोनों में भाई अच्छी खासी भाई बातें अभी देखेंगे क्या हुई कैसी हुई, ये समझेंगे। इस तरीके से बाउंड्री रहती है। क्लियर हुआ? चल, मोहन वॉज वेरी एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटन। मोहन कैसा था? मोहन एंग्री तो था, मोहन को गुस्सा आया, गुस्सा था, लेकिन थोड़ा सा वो डरा हुआ भी था। मोहन जब गुस्सा था तो डरने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये समझ में नहीं है। जब मोहन एंग्री था तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि उसको डर भी लग रहा था? कुछ तो रीजन होगा। रीजन ये था कि रघु's फैमिली ओन मेनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स हिज अंकल वाज आल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रघु की फैमिली थी वो क्या थी, वो बहुत सी जो है फील्ड को ओन करती थी, मतलब खूब सारे खेतों की मालिक थी, अच्छा खासा ज्यादातर खेत था उनके पास, है ना। और सरपंच इनके अंकल भी थे रघु के। अब होता है ना कि मैं अगर किसी से लड़ने जाऊंगी तो मैं बोलूँगी अरे यार ये तो अच्छा दमदार है इंसान, इसके पास पैसा है, थोड़ी पावर है, ऊपर से इसके अंकल सरपंच है, तो थोड़ा तो सोचेंगे हम, लगेगा ना। तो ऐसे ही भाई वो गुस्सा तो उसको आ रहा था मोहन को, पर वो सोच रहा था कि क्या करूं, डर भी लग रहा है, मेरी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इस तरीके से। But even so, he plucked up courage and went to Raghu's house. अब उसने जैसे तैसे क्या करा, अपने जो करेज को उसको बढ़ाया, अपने करेज को बढ़ाया, अपनी हिम्मत को बढ़ाया, plucked up courage, अब हिम्मत बढ़ाई और चला गया कहाँ? रघु के घर में। ठीक है। A heated argument followed. एक बहुत ही भाई आर्ग्यूमेंट हुई, हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई। क्या हुई? एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई, खूब ज्यादा बहसबाजी हुई, है ना। बात की होगी, उसने समझाया होगा या उसने कुछ बोला होगा, दोनों के बीच में खूब बात हुई। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बोन। रघु ये मानने से मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, यही बोला होगा ना मोहन ने कि तुमने मेरा एरिया घेरा है, तुमने चालाकी की, चीटिंग करी है ना, तुमने अपनी बाउंड्री आगे बढ़ाई और अपना एरिया ज्यादा बढ़ाया, ये गलत किया। तो रघु कह रहा होगा नहीं ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम अपनी मर्जी से कह रहे हो, इस तरीके से बात हुई होगी। ठीक है। तो रघु ने एक्सेप्ट करके मतलब ये जो बात है उसको मानना उसने अस्वीकार कर दी, माना ही नहीं बेसिकली कि नहीं मैं नहीं मानता, मैं तुम्हें जो कहने का हो मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा किया, तुम कुछ भी बोल रहे हो। तो दोनों के बीच में बहस बढ़ गई, बात बढ़ गई। He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up. अब उन्होंने अपने जो है रघु ने अपने हेल्पर को बुलाया, अपने साथ वाले को, भाई था वो थोड़ा सा दमदार इंसान, तो उसने अपने हेल्पर को बुलाया, बोला चल आना जरा और इसको जरा समझाओ, है ना, इसको। तो सब मिलके चिल्लाने लगे मोहन को कि तू चुप हो जा, चल यहाँ से निकल, चल निकल जा, नहीं घेरा तेरा एरिया, चल जा, नहीं जो सोच लेना क्या होगा वो होगा, ऐसे करके बहस हुई और उसको मारने लग गए। क्या करने लग गए? मोहन की पिटाई करने लग गए, है ना। अब गुंडागर्दी पे आ गए बेसिकली। क्लियर हुआ? चल, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई मार पिटाई की बातें? इसलिए पढ़ रहे हैं क्यों, आगे इनका समझेंगे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे, कैसे चलता है। ठीक है। डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है? लैंड से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, कि इसने मेरी जमीन घेरी है बेसिकली। ओके। The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. अब जो नेबर है वो आया, पड़ोसी आया और भगते हुए, मतलब पड़ोसी यार भगते हुए आया। उन्होंने देखे, पड़ोसियों ने, आवाज आई होगी उनको कि कहीं से तो कुछ मार पिटाई, चिल्लाने की आवाज आ रही है, लड़ाई की आवाज आ रही है, कहाँ आई? तो देखा उन्होंने यहाँ पे आ रही है और उन्होंने मोहन को पिटते हुए देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है, उसको मारा जा रहा है। दे टुक हिम अवे। अब उन्होंने जैसे तैसे उसको अलग करा कि अरे तो मारी डालेंगे, ऐसे करके उसको खींचा होगा, साइड करा होगा कि तो उसको साइड कर दिया। He was badly hurt on his head and hand. वो बहुत ही बुरी तरह से मतलब इंजर्ड था, उसके जो है सर में लग गई थी और उसके हैंड में लग गई थी, उसके हाथ और सर में चोट लग गई थी।
ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर्स। अब उसके जो है एक नेबर ने, जो नेबर होंगे उन्होंने फर्स्ट एड करा, भाई पट्टी वट्टी करी है ना, इंजरी लगी, खून बह रहा होगा तो ध्यान रखा उसका। His friend, who also ran the village post office, suggested that go to the local police station and file a report. अब जो मोहन का फ्रेंड होगा वो जो है पोस्ट ऑफिस को भी चलाता है, क्या करता है, पोस्ट ऑफिस को भी चलाता है। तो उसने सजेशन दिया कि भाई तुम्हें तो खून वून बह रहा है, तुम्हारी अच्छी खासी भाई लड़ाई हुई है और तुम्हें लगता है तुम्हारा लैंड जो है हथिया है, थोड़ा सा एरिया जो है बढ़ाया उसने, रघु ने चालाकी की है और मारा भी है तुम्हें, तो तुम क्या करो, अपन क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। क्या बोला, हमें पुलिस में रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. अब जो अदर्स थे, जो बाकी लोग थे, वो थोड़े से इस चीज़ को लेकर डाउटफुल थे। वो ये कह रहे थे कि अरे कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो नहीं लगता कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हो सकता है उसको कुछ रिजल्ट ही ना निकले, है ना, हम जो कर रहे हैं फालतू पैसा भी बर्बाद होगा और कुछ होगा भी नहीं, तो हमें नहीं लगता यहाँ जाने का कोई भी किसी भी टाइप का फ़ायदा है। तो वो लोग मना करने लगे। बेसिकली होते हैं ना, कुछ लोग हाँ में रहते हैं, कुछ लोग ना में रहते हैं, तो ये लोग ना वाले थे, लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं कुछ होगा नहीं, पैसा बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलो। Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो रघु की फैमिली है उसने ऑलरेडी ही पुलिस में कांटेक्ट कर लिया है, पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर लिया है। कुछ ये कह रहे हैं कि अपन तो जा रहे हैं अभी, पर रघु की फैमिली ने ऑलरेडी पुलिस जो है से कांटेक्ट कर लिया है, कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं। After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. अब जब बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, किसी ने बोला जाना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं जाना चाहिए, कोई बोल रहा है टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, कोई बोल रहा है नहीं इससे क्या होता है भाई, हमें जस्टिस चाहिए, तो गलत हुआ मोहन के साथ, मोहन तुम्हें जाना चाहिए। तो ऐसे फाइनल डिस्कशन के बाद रेडी हुए कि हाँ हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और साथ में कोई ना कोई नेबर्स मतलब लोग होने चाहिए, पड़ोसी होने चाहिए जिन्होंने ये इंसिडेंट को देखा है, ताकि क्या हो, एविडेंस के तौर पे, भाई विटनेस के तौर पे, है ना, उन्होंने देखा है ना कि भाई कैसे मार रहे थे, तो बोलेंगे ना अपने मुंह से, गवाह बनेंगे बेसिकली। क्लियर हुआ, आया समझ में क्या हो रहा है ये सब, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेरल, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ लैंड को लेके बिटवीन मोहन एंड रघु। रघु ने क्या करा, अपनी बाउंड्री भाई आगे बढ़ा ली और एरिया अपना ज़्यादा कवर कर लिया और मोहन के साथ चालाकी करी। मोहन को गुस्सा आया, वो बात करने गया रघु से कि भाई तुमने मेरा एरिया घेरा है, तो रघु नहीं माना और उसकी पिटाई कर दी, मोहन की पिटाई करवाने लग गया और खुद भी करी। देन डिस्कशन के बाद कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये लोग रेडी हुए कि हाँ चलो पुलिस स्टेशन अब चलते ही हैं, तभी आगे जाके वहाँ बात होगी। क्लियर हुआ, इतना आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, चलो गुड। On the way to the police station, one of the neighbors asked, "Why don't we spend more money and go to the main police station in the town?" अब हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन। क्या है हमारा टॉपिक भाई, हम देखेंगे पुलिस स्टेशन का एरिया। एरिया रेक्टेंगल स्क्वायर, हम कोई जो है मैथ्स नहीं कर रहे हैं, एरिया मतलब क्या किस सेंस में कहना चाह रहे हैं, कितना एरिया पुलिस के कंट्रोल में आता है, फिर क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। फाइनली पुलिस स्टेशन जब जा रहे थे क्या हुआ, एक नेबर ने कहा, क्या कहा कि वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। अब एक ने कहा कि अरे यार क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम कुछ पैसा और थोड़ा सा लगा लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं और हम शहर में चलते हैं, शहर के मेन पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाएंगे, है ना, थोड़ा सा पैसा और खर्च होगा पर हम शहर के पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे जाएंगे और अपनी रिपोर्ट लिखवाएंगे। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, we can register the case only in this police station because our village comes in its area of work, explained मोहन। मोहन ने कहा बात पैसों की नहीं है भाई, अगर आप सोच रहे हो पैसों के लिए कम यहाँ जा रहे हैं, ज़्यादा पैसे खर्च होंगे तो वहाँ नहीं जाना चाह रहे, अवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि जो एरिया हमारा एरिया जो है पुलिस स्टेशन के इस एरिया के अंडर में आता है, तो हम यहीं इसी एरिया में ही रिपोर्ट लिखवा सकते हैं और कहीं नहीं। अब समझ में आया एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, मतलब ये समझ जाओ कि ये एरिया है, फॉर एग्जांपल ये गांव का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मोहन का घर है, ये समझ लो ये मोहन का घर है, ये मोहन का घर है, मोहन का घर है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन है,
पी लिख देती हूँ, PS पुलिस स्टेशन। यहाँ भी एक पुलिस स्टेशन है, ये अच्छा बड़ा पुलिस स्टेशन है। अब मोहन का एरिया ये पुलिस स्टेशन के रडार में, मतलब इतना एरिया, पूरा एरिया जो पुलिस स्टेशन के अंडर रहेगा, ये वाला जो पुलिस स्टेशन है ये पूरा एरिया इस पुलिस स्टेशन के अंडर रहेगा। जो भी केसेस होंगे, क्राइम होगी, चोरी होगी, जो भी सब चीज़ें होंगी वो इसी एरिया में होगी, मतलब तब जाके वो इस पुलिस स्टेशन में ही जाना पड़ेगा। मतलब अगर वो इसी एरिया में होगी तो यानी वो इसी पुलिस स्टेशन में ही जा सकते हैं, यहाँ नहीं जाएंगे। तो इतना पूरा एरिया, ये सारा एरिया किसके अंडर आता है? इनके अंडर। ये सारा एरिया भाई इस पुलिस स्टेशन के अंडर आएगा। अब या ये कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्यारा हो, इनका कोई लेना देना नहीं है। जाना तो इसी पुलिस स्टेशन में पड़ेगा सबको, मतलब जिनका एरिया इतने अंडर आता है। चाहे वो यहाँ के लोग हो तो उनको भी यहीं जाना पड़ेगा, यहाँ का कोई हो यहीं जाना पड़ेगा, यहाँ का कोई हो यहीं जाना पड़ेगा। अब बाहर का कोई हो तो वो इस एरिया में नहीं जाएगा, वो इस एरिया में नहीं जाएगा, वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पुलिस स्टेशन के अंडर इतना ही एरिया आता है। अब क्लियर हुआ? अगर हम सोचते ना कि अरे मेरे यहाँ पे चोरी हुई है, मैं तो दोस्त के यहाँ बैठा हूँ, मेरे दोस्त का घर तो 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, तो मेरे दोस्त के घर से पास में पुलिस स्टेशन है, तो मैं चोरी की जो न्यूज़ मेरे मम्मी पापा ने बताया कि भाई चोरी हो गई है, तो मैं यहीं पास में अपने दोस्त के साथ जाके रिपोर्ट लिखवा देता हूँ, रिपोर्ट फाइल करवा देता हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, आपको अपने घर आना पड़ेगा। पहले दोस्त के यहाँ से 40 किलोमीटर ट्रैवल करके आइए, और जो पुलिस स्टेशन आपका एरिया जो अंडर उस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, तब आप उसी पुलिस स्टेशन में ही आप क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट फाइल करा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो मोहन वही बोल रहा है कि बात शहर या बड़े अच्छे पुलिस थाने की, मेन पुलिस थाने की नहीं है, पुलिस स्टेशन की नहीं है, बात है एरिया की, कि इस पुलिस स्टेशन के अंडर हमारा एरिया आता है तो हम यहीं ही, सिर्फ इसी पुलिस स्टेशन में ही हम कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अब आया समझ में पुलिस स्टेशन के एरिया के बारे में। जो एरिया पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में आता है, पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, उन एरिया में जितने भी घर बंगलो जो भी रहे वो यहीं इसी पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। ठीक है ना? बाहर के यहाँ आएंगे ना, यहाँ वाले बाहर के थाने में जा सकते। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? चलो, Every police station has an area that comes under its control। जैसे कि मैंने बोला कि हर पुलिस स्टेशन का क्या होता है? एरिया होता है that comes under its control, जो उसके कंट्रोल या उसके अंडर कंट्रोल में रहता है। हर पुलिस स्टेशन के अंदर क्या रहता है? एरिया रहता है जो उसके कंट्रोल में आता है। All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc। जो भी उस एरिया में आएंगे पर्सन, वो क्या कर सकते हैं? कौन से केसेस, और इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को। जैसे कोई इन्फॉर्म भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि उन्हीं के साथ कुछ हो। जैसे मैंने देखा कि कहीं किसी की चोरी हुई बट उनका कोई है ही नहीं, फॉर एग्जांपल, या वो रिपोर्ट नहीं लिखवा रहे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इन्फॉर्म कर सकती हूँ। तो भाई इन्फॉर्म करना या केस रजिस्टर करवाना, रिपोर्ट कराना, तो थेफ्ट के हो गए, एक्सीडेंट के हो गए, भाई इंजरी के हो गए, फाइट के, ये सारे आप भाई क्या कर सकते हो? रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। क्लियर हुआ? बट कहाँ? जो आपका एरिया जिस पुलिस स्टेशन के अंडर आता हो वहीं करा सकते हो, ये ध्यान रखना। It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area। ये क्या होती है? पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे ही केस फाइल हुआ, रिपोर्ट मतलब हुई, केस बताया उन्होंने, जिसको भाई विक्टिम है, जिसको प्रॉब्लम हुई, बस उसके बाद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, और फिर जब छानबीन हो जाती है, इंक्वायरी हो जाती है, तो उसके बाद जब कुछ पता चलता है तो एक्शन लेना पड़ता है ताकि सॉल्यूशन मिले। क्लियर हुआ? जैसे पुलिस के पास केस आया, वो निकल जाएगी काम पर, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, भाई लोगों से पूछेगी अच्छा क्या हुआ, कहाँ देखा, कितने बजे ये वारदात हुई, अच्छा उस वक्त आप कहाँ थे, आपने देखा, आपको सही दिखा, है ना, आप ही ने, वही था, औरत ही थी कि आदमी था, आपने ढंग से देखा, इस तरीके से सब पूछेंगे। जब कुछ उनको आइडिया हो जाएगा, क्लू मिल जाएगा, फिर वो उसके अगेंस्ट क्या करने लगेंगे? एक्शन लेंगे। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं कि पुलिस क्या काम कर रही है? आगे बढ़े भाई, चलो। द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब क्या करेंगे भाई? हम वर्क देखेंगे पुलिस स्टेशन का। अभी हमने एरिया देखा कि जो पुलिस स्टेशन के अंडर जितना एरिया आता है, उसमें अब चाहे कोई पुअर हो, रिच हो, जो भी हो, डजेंट मैटर, वो इसी पुलिस स्टेशन में ही आके रिपोर्ट करवा सकता है। अब वो पुलिस स्टेशन चाहे आपको कैसा भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, डिज़ाइन बुरी लग रही, कलर बुरा लग रहा है, जो भी हो, या पुलिस वाले बुरे लग रहे हैं या बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, रिपोर्ट तो आप इसी पुलिस स्टेशन में ही करा सकते हैं। अब देखेंगे वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer or SHO, and told him what had happened। अब क्या हुआ?
वर्क कैसे देखेंगे हम, वर्क काम कैसे देखेंगे। मोहन जाएगा भाई पुलिस ऑफिसर के पास जो पुलिस इंचार्ज है। देखिए इस तरीके से बैठे जिनको हम इंस्पेक्टर दरोगा वगैरह बोलते, थानेदार साहब, ये बैठे, ये मोहन आया, अपना काम करे भाई, फाइल वगैरह। अब किसके पास गया वो, पर्सन इंचार्ज के पास गया। पर्सन इंचार्ज जिसको हम एसएचओ बोलते हैं, पर्सन इंचार्ज। इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। क्या बोलते हैं जिसको हम, एसएचओ। क्या बोलते हैं हम इसको, इनको एसएचओ, दैट मीन्स स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्या कहेंगे इनको, इनका फुल फॉर्म रहेगा स्टेशन हाउस ऑफिसर, इस तरीके से ये रहा। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन। जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, पुलिस इंचार्ज हैं, उनको बोलते हैं एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम बोल रहे थे ना कि हम 2 एडमिनिस्ट्रेटिव, रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले यही है हमारे एसएचओ, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या मतलब, कैसे काम कर रहे हैं। अभी तो हमने पुलिस स्टेशन का देख ही लिया। अब मोहन ने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा भाई हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, मुझे लगा कि मेरा एरिया इसने भाई छीना है, हथियाया है। मैं उससे वो बात करने गया रघु से, तो उसने मेरे पे चिल्लाया और अपने आदमी और खुद ने भी मेरी मार पिटाई की। ठीक है, वो सारी बात उसने बताई। He also said that he wanted to give the complaint in writing. उसने ये भी कहा कि मैं जो मेरी कंप्लेंट है ना राइटिंग में देना चाहता हूँ। भाई जो मेरी कंप्लेंट है मैं राइटिंग में दूंगा, लिखित में दूंगा। The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. अब भाई पुलिस जो SHO थे, उन्होंने रूडली, बहुत ही गुस्से में उन्होंने कहा कि नहीं, हमें छोटे मोटे केसेस भाई नहीं लिखते हैं, चाहो चुपचाप से यहाँ से। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि बहुत ही छोटी मोटी कंप्लेंट है, ये ना तो हम लिखेंगे, ना हम ज़्यादा सुन रहे हैं और ना इन्वेस्टिगेट करेंगे, थाना खाली कर दो, जाओ। ऐसे ही बोलते हैं हम मूवीज में देखते ना, चलो टाइम नहीं है, चलो जाओ, ऐसे करके। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट द एसएचओ डिड नॉट बिलीव हिम। अब मोहन ने दिखाया होगा कि देखिए साहब मेरे हाथ में लगी, मेरे सर पे लगी, ऐसे बोलते हैं ना मूवी में, देखिए सर मुझे लगी है, आप यकीन क्यों नहीं करे। बोले नहीं लगी होगी, चलो जाओ यहाँ से, थाना खाली करो, टाइम नहीं है हमारे पास, चलो जाओ। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं बड़े प्यार से, या फिर गुस्से में बोलते हैं। अब कुछ हैं कि जो मान जाते हैं कि ठीक है तो कुछ हो नहीं सकता, और कुछ हैं जो डटे रहते हैं कि नहीं ऐसा कैसे, चिढ़ जाते हैं। और सही बात है, पुलिस वालों को तो काम ही होता है ना। पुलिस किसके लिए होती है, जनता की सेवा के लिए ही होती है। जनता की सेवा नहीं करोगे तो किस लिए आपको यहाँ बिठाया है कुर्सी पे, ऐसे ही बस, है ना। मोहन वॉज पजल एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मोहन कैसा भाई, वो कंफ्यूज हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि क्या करूं, जब पुलिस ही मेरी बात नहीं सुन रही, जो हमारी सुरक्षा के लिए, अब मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया। ऐसे ही होता है ना एकदम से। He was not sure why his complaint was not being recorded. उसको ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या करूं और ऐसा क्या दिक्कत है कि जो मेरी कंप्लेंट रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। He went and called his neighbors into the office. अब वो गया और उसने क्या करा, अपने नेबर, अपने जो पड़ोसियों को, उनको क्या करा, ऑफिस में बुलाया। बाहर खड़े थे, वो भी गए थे ना। अब उसने बुलाया कि भाई ये तो मेरी सुन नहीं रहे हैं, दरोगा जी, एसएचओ आ जाओ भाई, तुम कुछ बताओ। क्लियर हुआ, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. तो वाई तो बोलते हाँ साहब ये सही कह रहा है मोहन, भाई इसकी पिटाई हो रही थी, इसको मार पिटाई की जा रही थी, इसको पीटा जा रहा था, अगर हम नहीं बचाते तो और ज्यादा इसको घाव लग सकते थे, चोट लग सकती थी। सच में इसके साथ ऐसा हुआ है, आप मान क्यों नहीं रहे। अब जब नेबर जो इतने थे उन लोगों ने बोला, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, समझाया कि नहीं हमने भी देखा है, अगर हम नहीं बचाते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। They insisted that the case be registered. Finally, the officer agreed. अब उन्होंने जब इतनी जिद करी, उन्होंने समझाया भाई कि नहीं नहीं सच बात है, आप इसको ऐसे लाइटली क्यों ले रहे हो, ये बड़ा मैटर है, बड़ा इशू है, आप समझिए। तो फाइनली जो ऑफिसर है भाई वो माने, अग्री हुए। ठीक है। He asked Mohan to write down his complaint. उन्होंने कहा, जो ऑफिसर हैं वही एसएचओ, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अपनी कंप्लेंट लिखो भाई, जो तुम्हें दिक्कत है फटाफट से लिख दो अपनी कंप्लेंट। And also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. और उन्होंने क्या बोला, जो पड़ोसी जो और लोग खड़े हुए थे, पहले तो मोहन से कहा कि ठीक है तुम अपनी कंप्लेंट लिख लो यहाँ पे, और उन लोगों से कहा कि नेक्स्ट डे, दूसरे दिन अब जो है मेरा कांस्टेबल आएगा, वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेट करेगा, वो पूछेगा भाई, पूछताछ करेगा, जाएगा रघु के ही पास,
है ना, पूछताछ करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा कि छानबीन की भाई देखो क्या इशू है क्या नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम चल रहा है। रिपोर्ट लिखवाई जाती है, रिपोर्ट जब लिख जाती है उसके बाद जो है कांस्टेबल को भेजा जाता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्लियर, चलो। द SHO हैव हैंडल द सिचुएशन डिफरेंटली थ्रू। अब SHO चाहे तो जो हैंडल कर सकता था सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से, SHO है जो वो हैंडल कर सकता था सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से, लेकिन उसने करा जिस तरीके से वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। जिनसे हम मदद की उम्मीद रखते हैं अगर वही हमें ना समझे तो क्या करेंगे। अगर आप टीचर से उम्मीद रखते हैं कि टीचर आपको सही पढ़ाए, या मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं आपको सही पढ़ाऊँ, टू द पॉइंट जो आपकी चीज़ें हैं वो पढ़ाऊँ, लेकिन मैं आपको गलत पढ़ा रही हूँ, कुछ भी पढ़ा रही हूँ, तो फिर बचा ही क्या। मेरे को जिस लिए रखा है मैं वही गलत कर रही हूँ, तो फिर बचा ही क्या। तो वही बात है ना कि पुलिस को किस लिए रखा है, जनता की सेवा के लिए, पर वही नहीं सुनेंगी, खून भी देख के नहीं सुन रही है, चोट भी देख के नहीं सुन रही, तो अब बचा क्या। लेकिन SHO को सिचुएशन है भाई डिफरेंट तरीके से हैंडल करनी चाहिए थी। कैसे, ही कुड हैव लिसन टू मोहन सीरियसली, उसको मोहन की बात ऑब्वियसली सीरियसली सुननी थी ना भाई, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, ध्यान से सुनता, सीरियसली सुनता मोहन की बात को, तब समझ में आता कि भाई ये प्रॉब्लम है। ही कुड हैव कॉल्ड रघु टू द पुलिस स्टेशन, वो रघु को पुलिस स्टेशन बुला सकता था। क्या कर सकता था, रघु को पुलिस स्टेशन बुला सकता था कि भाई आइए आप, यही होता है ना कि अच्छा ऐसा हुआ, ठीक है, किसने करा ये, रघु ने, ठीक है, उसका नाम पता लिखवाओ, फिर भेजते कांस्टेबल को और रघु को पुलिस स्टेशन बुलाते, यही करते, यही होता है मूवी टीवी में, ऐसे ही देखते हैं ना। ही कुड हैव डिसवेडेड रघु टू रिट्रेस हिज डिसीजन, वो रघु को ही समझाते, कहते कि आप क्या करो, अपना जो डिसीजन है आप भाई वापस लो, उसको समझाते बेसिकली कि आपने इसका लैंड घेरा है, इसका एरिया जो आपने हथियाया है वापस करो, सही करो, कोई फालतू का नाटक मत करो, नहीं तो सोच लेना सजा मिलेगी। समझाते समझाते बुझाते, एकदम से सजा नहीं देते, बट कोशिश ये करते कि मामला बात से अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, यही करना चाहिए था, यही होता है। हम मूवी में ऐसा देखते थे कि जैसे कोई कंप्लेंट लिखवाने आता तो पुलिस बोलती है कि अच्छा उसका नाम पता लिखवाना, किसने ऐसा करा है, फिर वो कांस्टेबल को भेजती है और कांस्टेबल लेकर आते हैं, फिर पुलिस पूछताछ करती है कि क्यों ये औरत जो कह रही सही है, ये अंकल जो कह रहे हैं सही है, तुमने ऐसा करा था। अब वो हाँ बोले या ना बोले बात की बात है, पर करना तो यही प्रोसेस चाहिए ना। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। हमने क्वायरल देखा कि भाई कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, पुलिस स्टेशन का एरिया देखा, उसके बाद कैसे काम होता है पुलिस स्टेशन में वो भी हमने देखा। अभी तक का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बता दो और लाइक कर दो। क्या कर दो भाई, लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो, क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वायरल हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा जो है रघु और मोहन का, उसके बाद बात आ जाती है एरिया पुलिस स्टेशन की। मोहन कहता है कि नहीं, बात पैसों की नहीं है, हम वही पुलिस स्टेशन में, उसी पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट लिखवा सकते हैं जिस पुलिस स्टेशन के अंडर हमारा एरिया आता है। अब दूसरे पुलिस स्टेशन चाहे वो कितना भी अच्छा हो, वो लोग कितने भी अच्छे हों, मीठे बिल्कुल स्वर से बिल्कुल प्यार से बात करते हो, बट हम नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि उनके एरिया में हम रहते ही नहीं, हम इसी पुलिस स्टेशन के एरिया में रहते हैं, तो हमें यही जाना पड़ेगा। फिर हमने देखा था काम कैसे होता है, जैसे SHO रहते हैं, फिर SHO क्या करते हैं, कंप्लेंट वगैरह वो राइटिंग में होती है, वो जो विक्टिम है वो कंप्लेंट लिखते हैं, उसके बाद आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, कांस्टेबल जाके करता है, तो ये हमने देखा था। क्लियर, आया समझ में। चलो लाइक शेयर कर दिया, आगे बढ़ते हैं। You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted. अब हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। क्या है हमारा टॉपिक, हम देखेंगे लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस, कि कैसे लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। क्यों, क्योंकि बात ज़मीन से जुड़ी हुई है, ज़मीन से जुड़ी हुई है ना, कि एरिया क्या कर लिया है, एरिया रघु ने इतना पहले था तो रघु ने और एरिया घेर लिया, इतना कर लिया, और ये मोहन के पास सिर्फ इतना एरिया बचा। ठीक है, तो रघु का एरिया क्या हो गया, इतना सारा बढ़ गया, ये रब हो जाता है। क्लियर हुआ, अब मतलब रघु के पास कितना सारा, इतना सारा एरिया हो गया। क्लियर हुआ, तो बात आ जाती है लैंड की। अब जैसे कि हमने देखा है, कह रहे हैं कि मोहन और रघु भाई बहुत भयंकर तरीके से उनमें कहा सुनी हो रही थी, तू मैं हो रही थी, होनी भी चाहिए, क्योंकि मोहन को गुस्सा आ रहा था, उसको पूरा शक था और उसको पूरा यकीन था कि रघु ने चालाकी की है। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या और कोई तरीका नहीं है कि जिसके थ्रू ये जो मैटर है, जो इतनी लड़ाई झगड़े से सुलझा, वो पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, शांति से, कि बस देखा बात हुई और दोनों मान गए? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है? Are there records that show who owns what land in the village?
लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। क्या कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि जिससे पता चल जाए कि किसका कौन सा लैंड है विलेज में, मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड बन जाए कि भाई ये पता चल जाए कि मोहन का है, ये रघु का है, या ये सोहन का, इस तरीके से ऐसे क्या कोई रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं कि जैसे ही डेटा देखा और पता चल जाए कि भाई इसका इतना एरिया है, ये इसका लैंड है, कौन किस जो है एरिया का मालिक है। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो कह रहे हैं कि लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे किया जाता है, तो लेट्स फाइंड आउट। क्लियर हुआ? फाइंड आउट करने के लिए तैयार हो? हमसे क्या कह रहे हैं कि ये जो डिस्प्यूट है, जो इतनी तू मैं जो बहसबाजी चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, मार पिटाई पे बात आ गई, तो ये क्या शांति से नहीं सुलझाया जा सकता? तो हाँ, तरीका तो है, देखते हैं कैसा है। क्लियर? चलो, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। किसका काम है? चलो यहाँ पे समझते हैं, पटवारी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? पटवारी की। तो यहाँ पे लिख दूंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। वर्क ऑफ पटवारी, मेन मेन वर्क ऑफ पटवारी क्या है? क्या कह रहे हैं? मेजरिंग लैंड, पहला मेजरिंग लैंड, और कह रहे कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, कीपिंग ये क्या है? मेन वर्क है किसका? पटवारी का। लैंड को मेजर करना और रखना, कीप करना क्या? लैंड के रिकॉर्ड को। क्लियर हुआ, आया समझ में? ये क्या है? ये है मेन वर्क ऑफ पटवारी। किसका? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब भी आपसे कोई पूछे कि पटवारी का मेन फंक्शन, अभी तो और भी काम करता है वो हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही काम के लिए, और भी काम करता है पटवारी, बट ये जो क्या है, ये मेन फंक्शन है किसका? पटवारी का। क्या करता है? मेजरिंग लैंड, लैंड का मेजरमेंट रखना। भाई लैंड मेजर करेंगे, भाई ठीक है, इतना एरिया रघु का है, इतना एरिया जो है, इतने एकड़ एरिया मोहन का है, इतने एकड़ एरिया सोहन का है, इतना एकड़ एरिया कोमल का है, इस तरीके से। ठीक है, और उनका जो है लैंड रिकॉर्ड रखना। ठीक है, ओके। मेजरिंग लैंड and keeping land record is the main work of the patwari. The patwari is known by different names in different states. In some villages, such officers are called lekpal, in others kanungo और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एटसेट्रा। जो पटवारी है उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है अलग अलग स्टेट में। तो अदर नेम्स ऑफ पटवारी यहाँ लिखते हैं। ये पहला पॉइंट है। ये सेकंड, अदर नेम्स ऑफ पटवारी। ये क्या है? ये अदर नेम्स है पटवारी के। क्या क्या है अदर नेम? लेखपाल, ठीक है, सेकंड कर्मचारी, फिर थर्ड विलेज ऑफिसर, फोर्थ कानून को। क्लियर हुआ, आया समझ में? इस तरीके से। तो ये क्या है? ये अदर नेम से पटवारी के। आप चाहो तो इसका पूरे इस डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की लाइन पढ़ते हैं। ये चीज़ें वही हैं, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, बट मैंने यहाँ पे इस चार्ट के फॉर्म में इसलिए मेंशन कर दिया है ताकि क्या हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, शॉर्ट आपके नोट के थ्रू वह आपको रहेगा। तो मेन वर्क क्या रहता है पटवारी का? मेजर करना लैंड रिकॉर्ड, और लैंड रिकॉर्ड को कीप करना, मतलब मेजर करना लैंड को, भाई ज़मीन को मेजर करना, रिकॉर्ड को रखना। अदर नेम जो पटवारी के, अलग अलग स्टेट्स में पटवारी को अलग अलग नामों से बुलाया जा सकता है। यूपी में अलग नाम से बुलाया जा सकता है, दिल्ली में अलग नाम से बुलाया जा सकता है, हिमाचल में अलग नाम से बुलाया जा सकता है। क्लियर हुआ? अदर नेम क्या है पटवारी के? अदर नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। लेखपाल कर्मचारी कहते हैं,
विलेज ऑफिसर कहते हैं और कनुंगो कहते हैं। क्लियर हुआ? ये क्या है? ये पूरा अभी पटवारी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब क्या कह रहे हैं? लेखपाल हो गया, कनुंगो कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं और विलेज ऑफिसर कहा जाता है। वी विल रिफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। हम इन सबको क्या बोलते हैं? पटवारी कहते हैं। लिखी दिया है मैंने अदर नेम्स ऑफ पटवारी। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस। हर एक पटवारी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस। अगर हम देखें पटवारी responsible for group of villages। हर पटवारी जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस। अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ एक ही विलेज को संभालते तो नहीं, ये किसको संभालते भाई? ग्रुप ऑफ विलेजेस को संभालते हैं। मैं यहाँ पढ़ के यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि जो पढ़ रही हूँ वहाँ लिखूँ, चार्ट के फॉर्म में आपको समझ में आ जाए। आप फटाफट से क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो कि ये तो है ही, साथ में ये देखोगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है? द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट्स रिकॉर्ड ऑफ द विलेजेस। पटवारी क्या करता है? पटवारी मेंटेन करेगा और अपडेट करेगा जो रिकॉर्ड्स हैं विलेज के जो भी रिकॉर्ड करे होंगे उनको मेंटेन करेगा और अपडेट करेगा। अपडेट मतलब कुछ भी अगर चेंजेस आए, कुछ भी चीज़ कम ज़्यादा हुई, कुछ भी बदलाव आ रहा है कि भाई कोई लैंड में कुआं खुदवा रहा है या कोई लैंड बेच रहा है, किसी का इतना लैंड है तो इतना लैंड दे दिया, जो भी है सारे रिकॉर्ड डेटा अपडेट करके रखता है पटवारी। हो सकता है अभी किसी के पास लैंड जो है 50 एकड़ का हो, उसके पास लैंड अब 20 एकड़ बचा हो, तो डेटा अपडेट करना पड़ेगा ना। अब वो थोड़ी दिखेगा कि मतलब फॉर एग्जांपल कोमल है, कोमल के पास अब 50 एकड़ का ही लैंड है। हो सकता है अब कोमल के पास अपडेट चीज़ें डेट चेंज हुई तो कोमल का लैंड 60 एकड़ भी हो सकता है ना, या मेरी ज़मीन 30 एकड़ भी हो सकती है। चेंजेस आते रहेंगे तो अपडेट रखना ज़रूरी है। पुराने डेटा लेके काम नहीं चलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे सिलेबस में चेंज आ गया, पुराना सिलेबस पढ़ के चल जाएगा काम, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए ना। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया पटवारी के बारे में? पटवारी क्या होते हैं? ये जो भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं ना, इनका डेटा मेंटेन करके रखते हैं बेसिकली, ताकि डिस्प्यूट्स पीसफुली सॉल्व हो सके। ये डेटा रहेगा तो भाई मोहन और जो है रघु देख लेंगे तो बात यही खत्म हो जाएगी, पुलिस स्टेशन जाने तक बात ही नहीं पहुंचेगी। डेटा देखा, रिकॉर्ड देखा, बस समझ में आ गया किसका कितना एरिया है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़ जाए, क्लियर कर दूं स्क्रीन? ठीक है भाई, ओके। The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। आपकी बुक के नेक्स्ट पेज में क्या मिलेगा? आपको एक मैप मिलेगा या और भी डिटेल मिलेगी, जैसे खसरा वगैरह की डिटेल उसमें लिखी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो पटवारी वो इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखता है। तो आप मैप में अपने बुक में देख सकते हैं। द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। पटवारी के पास क्या होते हैं? वेज होते हैं, तरीके होते हैं क्या करने की? मेजर करने के। किसको मेजर करने के? एग्रीकल्चरल फील्ड को। एग्रीकल्चरल फील्ड को मेजर करने के लिए पटवारी के पास तरीके होते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड भाई जिसमें फार्मिंग होती है, उस फील्ड को कितना क्या है तो उसको मेजर करने के, उसका मापने में अलग अलग तरीके होते हैं। इन सम प्लेसेज अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। किसी किसी जगह पे लॉन्ग चेन का यूज़ किया जाता है। इन सम प्लेसेज लॉन्ग चेन यूज। In the above instance, the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurement on the map. अगर ये जो इंस्टेंस हमने देखा, किसका हम बात करें? मोहन और रघु की, तो यहाँ पे क्या यूज़ करा भाई? मैप का यूज़ करा। किसका यूज़ करा? मैप के मेजरमेंट का यूज़ करा। और फिर क्या करा? दोनों के लैंड के एरिया को कंपेयर करा, तो उनको आइडिया लग गया होगा, मैप देख के समझ में आ गया होगा। If they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields has been changed. अगर दो मैप है उनको मैच करेंगे, उनमें अगर दोनों में क्या कह रहे हैं? अगर वो मैच नहीं कर गए, जो है वो मैच नहीं करा, यानी कुछ तो गड़बड़ है, बाउंड्री में चेंजेस आए, तो मैप के थ्रू भी चेक किया जा सकता है। तो क्या बोला है हमने कि इन द अबव इंस्टेंस जो पटवारी हैं वो कैसे मेजर करेंगे? दोनों के लैंड को मेजर करेंगे, रघु की फील्ड को मेजर करेंगे और उनको मेजरमेंट उनका कैसे लेंगे? मैप में कंपेयर करेंगे। ठीक है? जब मैप में कंपेयर करेंगे, अगर मैच नहीं हुआ तो यानी बाउंड्री में क्या है? कुछ ना कुछ तो छेड़खानी की गई है, कुछ ना कुछ तो छेड़खानी की गई है रघु के द्वारा। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े भाई, चल।
The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. और भी चीजें करता है, जैसे मेन फंक्शन तो हमने देखे, और भी काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम करेगा। दूसरा काम क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, जो पटवारी हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, मतलब फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, साथ में एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। और क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, भाई देते हैं कि कितनी क्या कैसी क्रॉप जो है यहाँ ग्रो हुई इस एरिया में। क्लियर हुआ, आया समझ में। क्या करते हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे फार्मर से, साथ में क्रॉप्स कितनी क्या ग्रो हुई पर्टिकुलर एरिया में, जो एरिया उनको मिला हुआ है, जो जो विलेजेस वो एरिया उन्हें मिला हुआ है, किस तक पहुंचाते हैं, किनको देते हैं, गवर्नमेंट को। क्लियर हुआ, गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं। ठीक है, दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर कैप्ट एंड दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। अब क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं रखे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनमें कभी कभी चेंजेस होते हैं। क्या रहते हैं, कैप्ट, एंड दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। रखते संभाल के, पर टाइम टू टाइम इन्हें चेक करना पड़ता है, कब क्या दिक्कत आ जाए, कब क्या बदलाव आ जाए, तो डेटा को अपडेट करते रहना जरूरी होता है। जैसे बोलते हैं ना, आधार कार्ड अपडेट कर लो, हमारे जो है सिम कार्ड को अपडेट कर लो, बार बार आता है, तो चेंजेस जो आ रहे हैं इसको अपडेट कर लो, जैसे एप्लीकेशन अपडेट कर लो, तो जैसे आप अपडेट करते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ कुछ चेंजेस आए, कुछ नया फीचर आया। क्लियर हुआ, अगर पुराना रहने देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, चलो वो तो फिर भी काम चल जाएगा, पर यहाँ पे डेटा अगर पुराना हो तो काम कैसे चलेगा। क्लियर, farmers may change the crops grown on their fields or someone may dig a well somewhere, and keeping track of all this is the work of the revenue department of the government. Senior people in this department supervise the patwari's work. अब कह रहे हैं जैसे अगर कभी क्या होता है, फार्मर जैसे उसने क्या करा, उसने अपनी क्रॉप चेंज कर ली, कि पहले वो दूसरी क्रॉप ग्रो करता था, अब दूसरी कर रहा है, पहले जो है चावल की खेती करी, उसके बाद अब आटे की कर रहा है, मतलब सॉरी वीट की कर रहा है, गेहूं की कर रहा है, उसके बाद बाजरे की कर रहा है, इस भी तरीके से, जिस भी तरीके से, या किसी ने भाई कुआं खोद दिया, भाई कुआं अपने लैंड में कुआं खोद रहा है, तो चेंजेस हो रहे हैं ना, बदलाव हुए, तो उसको उसका रिकॉर्ड, तो समवेयर एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसका पूरा ट्रैक रखना, इसकी इंफॉर्मेशन कौन देखता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कौन देखता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी। जो सीनियर पीपल होते हैं इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो क्या करते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं, किसको सुपरवाइज करते हैं, पटवारी को। क्योंकि भाई देखो, सुपरवाइज नहीं करेंगे तो हम तो कह रहे हैं भाई पटवारी का ये काम होता है, वो काम होता है, पटवारी पता लगा देगा किसका लैंड कितना है क्या नहीं है, तो पटवारी ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सही इन्फॉर्मेशन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो सुपरवाइज करना, उन पर नजर रखने के लिए भाई ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर रहते हैं। क्लियर, आया समझ में। चल, द खसरा रिकॉर्ड है पटवारी, गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो, आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन बाय होम, लुक एट बोथ द रिकॉर्ड्स एंड मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो रिगार्डिंग मोहन एंड रघुज लैंड। ये आंसर क्वेश्चन ऐसा कोई वो आपकी बुक में है, मैंने जस्ट इसको इसलिए लिया कि इस तरीके का जैसे रिकॉर्ड है, ये इन्फॉर्मेशन, ये खसरा है, मैंने बताया था अभी खसरा, तो ऐसा डेटा है। क्लियर हुआ, जैसे जो ओनर का नाम है, ऐसे रिकॉर्ड रखते हैं, बेसिकली रिकॉर्ड ऐसे रहता है। देखो कैसा रिकॉर्ड है, हम बोले ना कि रिकॉर्ड कैसे रखता होगा पटवारी, ताकि पता चले। अब ये देख रहे हैं कि एरिया कितना है भाई, मोहन का 0.75, रघु का 3.00, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड का 6.00, रेंटेड है नहीं, इसका भी रेंटेड है, रघु का नहीं, ये भी नहीं। अब क्या उगा रहे हैं, क्रॉप कौन सी ग्रो कर रहे हैं भाई, सोयाबीन, ये सोयाबीन वीट इरीगेटेड। यहाँ पे क्या है एरिया 0.75 हेक्टेयर, यहाँ पे 2.75 हेक्टेयर, यहाँ एरिया इतना जा रहा है। ठीक है, वेल है, कुआं है, यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से डेटा रखा हुआ है कि मालिक कौन है, मालिक कौन है, एरिया कितना है भाई, हाँ एरिया इतना है, किराए से तो नहीं दिया, नहीं किराए से नहीं दिया, फसल कौन सी उगाई जा रही, सोयाबीन, सोयाबीन वीट इरीगेटेड। इस तरीके से डेटा रखा जाता है। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो जस्ट डेटा दिखाने के लिए मैंने ये इमेज रखी है। क्लियर, आगे बढ़े, ये आपकी बुक में भी है। चल, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जो इंडिया के स्टेट्स हैं किस में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। डिस्ट्रिक्ट भी सब डिवाइडेड है। क्यों है, फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड्स दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, ताकि जो लैंड के मैटर्स हैं उनको आराम से जो है मैनेज कर पाएँ।
कुछ भी इशू है उनको भाई रिजॉल्व कर पाएं, तो ये भी सब डिवाइडेड हैं। दिस सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील और तालुका, और यही सब डिवीजन अलग अलग नाम से भाई बोला जाता है जिसको तहसील और तालुका कहते हैं। जैसे स्टेट्स हैं, किस में डिवाइडेड है ये? डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट किस में सब डिवाइडेड है? तहसील और तालुका। तहसील और तालुका डिवाइडेड है। क्लियर हुआ? आया समझ में क्या कह रहे हैं? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भी? क्यों है ऐसा? ताकि जो लैंड रिकॉर्ड है, जो भी लैंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, आराम से मैनेज कर पाएँ। तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट जो है तहसील और तालुका में डिवाइडेड है। क्लियर हुआ? और एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर her are the revenue officers also known as तहसीलदार्स, they have to hear disputes। अब ये बना लिया, इसके बाद क्या कह रहे हैं देखो, इसके बाद ये बात कर रहे हैं, ये हेड कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है? हेड है। हेड कौन है भाई? हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के हेड है हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट के हेड है हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और इनके अंडर कौन आता है? रेवेन्यू ऑफिसर्स। इनके अंडर कौन आते हैं भाई? रेवेन्यू ऑफिसर, जिनको एक और नाम से बोलते हैं और तहसीलदार्स, जिनको और क्या कहा जाता है? तहसीलदार्स कहा जाता है। इनका काम क्या रहता है भाई? दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, जो भी लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, अदर डिस्प्यूट्स हैं, जो भी, वो यहाँ पे सुने जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, कोर्ट में भाई सुने जाते हैं आपके केसेस, आपकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, फिर सॉल्यूशन मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे वो चीज़ें, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, सुने जाते हैं। तो हमने क्या देखा? पहले तो हमने देखा जो ये क्यों देख रहे हैं हम, डिस्ट्रिक्ट पे क्यों आ गए हम? पहले हमने देखा जो स्टेट है इंडिया के, वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। अब चीज़ें प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट हो सकें तो उनको भी सब डिवीजन कर दिया। हम बोलते हैं ना, जैसे स्कूल है, स्कूल में अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है भाई, अलग अलग क्लासेस है, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 जो भी है। अब प्रॉपर्ली चले, अगर बहुत सारे बच्चे 80 स्टूडेंट हो गए, इस 80 स्टूडेंट को कैसे मैनेज करेंगे? तो यही चाहेंगे ना कि एटलीस्ट 30-30 के अकॉर्डिंग में डिवीजन कर लें। चलो 90 है तो 90 के अकॉर्डिंग 30-30-30 कर ले, तो सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। ए में 30 स्टूडेंट, बी में 30 स्टूडेंट, सी में 30 स्टूडेंट। तो आराम से मैनेज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? चीज़ें हो पाएगी ना। तो बस यही यहाँ पे है, सब उसमें डिवाइडेड है। फिर कह रहे हैं जो हेड रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या कहते हैं उन्हें भाई? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर नीचे कौन काम करते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर्स, जिनको तहसीलदार कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है भाई? तहसीलदार कहा जाता है। और ये क्या काम करते हैं? जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं यहाँ पे सुनते हैं वो। और इनका काम दूसरा क्या रहता है? बड़ा ही अच्छा काम रहता है कि दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली कैप्ट एंड लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड। ये हमने देखा था ना कि सुपरवाइज करते हैं पटवारी को। तो सुपरवाइज को कौन जो करते हैं? पटवारी को कौन सुपरवाइज करते हैं? तहसीलदार सुपरवाइजेस किसको सुपरवाइज करते हैं भाई? पटवारी को। क्लियर हुआ? आया समझ में? ये काम है, मतलब चेन अगर आप इसे समझे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जिन्हें कहते हैं, इनके अंडर रेवेन्यू ऑफिसर रहेंगे जिनको तहसीलदार कहते हैं, फिर सुपरवाइजर रहेंगे, सुपरवाइज करते हैं सॉरी, किसको? पटवारी को। क्लियर हुआ? आया समझ में? इसको ऐसे कर दे, सुपरवाइजर्स टू पटवारी। क्यों, क्या सुपरवाइज करते हैं कि पटवारी जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड जो है रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, और जो लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब बेसिकली पटवारी को जो काम दिया है वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सुपरवाइज करने के लिए ये होते हैं तहसीलदार। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? चलो, they make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record, students can obtain their caste certificates etc. The तहसीलदार्स ऑफिस इज where land disputes are also heard। ये ध्यान में रखते हैं कि जो फार्मर्स हैं can easily obtain the copy of their record,
स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स, मतलब और भी चीज़ें होती है। डिस्प्यूट्स तो हेयर करते सुनते ही है, ये देखते हैं कि फार्मर्स का अगर उनका डेटा है, भाई उनका लैंड है, उससे रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रहते ही उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना। अगर उनको जो फार्मर है उनको लैंड बेचना है, खरीदना है, कुछ भी करना है, तो रिकॉर्ड नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो रिकॉर्ड में उनका नाम होता है, सारा एरिया की डिटेल्स होती है, सब कुछ होती है। तो वो उसकी कॉपी फार्मर को भी देते हैं, खुद भी रखते हैं और उसकी कॉपी इंश्योर कराते हैं कि भाई किसान है उसके पास भी हो, उसको भी पता होना चाहिए ना। फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट्स को ऑब्टेन कराना, ये भी यही काम करते हैं। तहसीलदार के ऑफिस में जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो भी सुने जाते हैं। जो लैंड डिस्प्यूट्स है, ज़मीन से जुड़े हुए जो भी डिस्प्यूट है, ज़मीन के मामले, बेसिकली भाई इसने मेरी ज़मीन हथिया ली, मेरी ज़मीन में ये कर लिया, बिल्डिंग बनाने लग गए, जो भी है, जैसा भी है, जो भी लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट रहेंगे वो यहाँ पे सुने जाते हैं। कहाँ पे? तहसीलदार के ऑफिस में। तहसीलदार किसको बोलते हैं? अच्छा मुझे कमेंट बताओ, तहसीलदार किसको बोलते हैं और किसके अंडर आते हैं और किसको सुपरवाइज करते हैं? तहसीलदार हम कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर को। ये किसके अंडर आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होते हैं? हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तहसीलदार क्या करते हैं? सुपरवाइज। रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार सुपरवाइज करते हैं किसको? पटवारी के काम को, कि पटवारी जो लैंड है उसका रिकॉर्ड मेंटेन रख रहा है नहीं रख रहा, साथ में जो लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? चलो अब अ डॉटर्स विश, ये पोएम है, जरा इसको देख लेते हैं। भाई क्या है डॉटर की विश? फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय mother? To expect a share in my father's home, it is not very womanly, I am told, but I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. ये रिफ्लेक्शन है ऑन माई फैमिली, अंजलि मोंटेरो TISS। मतलब ये बता रहे हैं, जस्ट इसको समझो। अब हम न्यू लॉ को पढ़ेंगे। भाई एक नया कानून आया था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो उसमें यही था कि भाई जो लड़कियां हैं, जो औरतें, उनको उनका हक नहीं दिया जाता था। बेसिकली उनको इक्वल, वो उनको प्रॉपर्टी से पार्ट नहीं दिया जाता था, ना लैंड से। किस पे जाता था? बेटों के पास जाता था, ना इवन मदर के पास जाता था, ना डॉटर्स के पास। तो उसी से रिलेटेड ये पोएम है, तो इसको समझते हैं, ठीक है। चलो, फादर ने, भाई वो बता रहे हैं कि जो पापा की जो पास प्रॉपर्टी है वो दादाजी के पास से आई, ठीक है। अब जो मेरे पापा जी की प्रॉपर्टी है वो किस पे डिवाइड होगी? वो मेरे भाइयों के पास चली जाएगी। वो किसके पास चली जाएगी? वो मेरे भाइयों के पास चली जाएगी। बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर? लेकिन मेरा और मेरी मम्मी का क्या? वॉट अबाउट मी एंड माई मदर, मेरा और मेरी मम्मी का क्या? टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इज नॉट अ वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड। मतलब इट इज़ नॉट वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड, मतलब मुझे लोग कहने लग गए। अब जब वो कह रही कि मेरा क्या, तो लोगों ने बोला हो कि नहीं बेटा, ऐसी उम्मीद नहीं करते, तुम लड़की हो, लड़कियों को कभी पापा की जो है जो प्रॉपर्टी पे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मांगने की बात नहीं करनी चाहिए, ये तो सिर्फ लड़कों में जाता है, ना वाइफ के पास जाता है, ना बेटी के पास जाता है, हिस्सा लड़कों का ही होता है। तो लोगों ने बोला होगा ये सही बात नहीं है। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन। लेकिन वो कह रही कि मुझे मेरी जो हिस्सा या मेरी प्लेस, मुझे मेरा स्थान चाहिए ना। नॉट डॉरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड, बात ये नहीं कि सिर्फ दहेज की, सिल्क और गोल्ड की, मुझे भी मेरी जगह चाहिए, मेरा स्थान चाहिए, मेरी मतलब प्लेस चाहिए, मतलब मेरा हिस्सा चाहिए। बेसिकली कल को कुछ दिक्कत कुछ आ जाए तो एटलीस्ट मेरे पास मेरा हिस्सा रहेगा, इन्हीं के पास क्यों जाए? मतलब आप खुद ही सोचिए, अंडरस्टूड बात है कि पिताजी की प्रॉपर्टी, पिताजी की क्या वाइफ नहीं है? जिसकी डेथ हुई तो उसकी भाई वाइफ है, वाइफ ने क्या साथ नहीं दिया? बेटों ने दे दिया क्या साथ? वाइफ से ज़्यादा साथ कौन देगा? या वाइफ का साथ हस्बैंड से ज़्यादा कौन देगा? कोई नहीं देगा। अब हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ के पास जानी चाहिए ना, वाइफ के पास जाएगी, मतलब कुछ तो जाए, बेटों पे भी जाए तो बेटियों पे भी तो जाएगी, बेटियों से क्यों भेदभाव? ठीक है, तो वही वो बोल रही हैं। किसने लिखा है भाई? किसका है? अंजलि मोंटेरो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये न्यू लॉ। अब ये क्या है, इस कानून को हम समझेंगे, ठीक है। अभी हमने पोएम देखी थी ना, पोएम में कुछ समझ में आया आपको? बात आ जाती कि भाई सक्सेशन की, कि ऐसा क्यों है कि बेटों को ही मिल रहा है हिस्सा, मेरी मदर या मुझे क्यों नहीं? हमें भी मिले ना, उनको भी मिल रहा है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे उनको मत दो, पर मुझे भी अपना पार्ट चाहिए। क्यों है, क्या दिक्कत है, ज़रा देखते हैं। इसको हम कहेंगे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। Often when we think of farmers who own land, we think of men. जब भी हम क्या करते हैं, often when we think of farmer, जब भी हम फार्मर का सोचते हैं, who own land, we think of men. हम किसके बारे में सोचते हैं? हम मैन के बारे में सोचते हैं ना। हम यही सोचते हैं कि फार्मर है तो भाई मैन होगा, जो भी फार्मर है तो फार्मर कौन होगा? फार्मर एक आदमी होगा, औरत तो नहीं है, माइंड में आता है, होता है ऐसा। भाई इंजीनियर है तो आदमी होगा, है ना। स्टेशन वो जो है हम कहते हैं पायलट होगा तो आदमी होगा, यही माइंड में आता है।
Women are seen as people who work on the fields but not as people who own agricultural land. Women को कैसा समझा जाता है, कैसे देखा जाता है? As people who work on the field, मतलब वुमेन को ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग जो फील्ड में काम करते हैं. कैसे काम करते हैं? जो भाई फील्ड में काम करते हैं. बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब ये काम फील्ड में करने के लिए, लेकिन इनका लैंड इनके नाम से तो नहीं है ना, यानी लैंड के मालिक तो नहीं है ना. मतलब औरतें काम कर रही हैं फील्ड में, हस्बैंड की वाइफ है, बेटी फील्ड में काम कर रही है, किसान की बेटी और जो है पत्नी, लेकिन वो मालिक तो नहीं है, मालिक तो किसान है. ऐसा Till recently in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. अब ये देखा जाता है आजकल कि भाई कुछ कुछ स्टेट्स में जो हिंदू वुमेन है, जो हिंदू महिलाएं हैं, उनको फैमिली के एग्रीकल्चरल लैंड में काम वो भी कर रही है, मेहनत खेती बाड़ी वो भी करी, घर के भी काम कर रही होगी, वो घर भी संभाल रही होगी, खेती में भी काम कर रही है, लेकिन उनको जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो खेती है, उसमें हिस्सा नहीं मिलता. खेती का जो लैंड है ज़मीन में, उसमें हिस्सा नहीं मिलता. After the death of the father, his property was divided equally only among his son. अगर जो है फादर की डेथ हो जाती है, जो है किसान जिसकी ज़मीन है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी बेटों में इक्वली डिवाइड कर दी जाती है. किस में डिवाइड कर दी जाती है? अमंग हिज सन, बेटों में इक्वली डिवाइड कर दी जाती है. तो आप खुद ही कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि वाइफ का हम सोचें कि काम बेटे भी कर रहे होंगे फील्ड में, बेटी भी कर रही है. वाइफ तो घर का भी कर रही, बाहर का भी कर रही, बेटी भी कर रही, घर के काम भी कर रही है, फील्ड में भी कर रही है. तो सिर्फ बेटों को ही क्यों हिस्सा? आप खुद ही सोचिए, एक बार आप अपना माइंड यूज़ कीजिए. गलत है ना? हिस्सा बेटों को भी दो, पर साथ में उन लोगों को भी दो, काम वो भी कर रहे हैं. सिर्फ बेटों को ही देना तो ये तो गलत हो जाएगा. ठीक है, पहले ऐसा होता था. रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज. अब क्या है, रिसेंटली जो लॉ है वो चेंज हो गया था. In the new law, son, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land. अब बदलाव क्या हुए? अब बदलाव ये हुए, सन हो गए, डॉटर हो गई, और उनकी जो मदर्स हैं हिंदू फैमिलीज़ में, वो क्या कर सकती हैं? उनको इक्वल शेयर मिलता है लैंड में. उनको क्या मिलता है? इक्वल शेयर उनको लैंड में मिलता है. क्लियर हुआ? आया समझ में? अब बात बदल चुकी है. The same law will apply to all states and union territories of the country. अभी जो सेम कानून है, जो सेम लॉ है, किस पे अप्लाई होता है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में. भाई राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में ये सेम लॉ अप्लाई किया जाता है. ऐसा नहीं कि कहीं अप्लाइड है, कहीं मध्य प्रदेश में है तो यूपी में नहीं है, यूपी में है तो राजस्थान में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सब जगह जो है अप्लाइड है. This law will benefit a large number of women. For example, Sudha is the eldest daughter of an agricultural family. ये जो है कानून सबको बेनिफिट करता है, भाई सबके फ़ायदे का है. अब किसके लिए? स्पेशली वुमेन की बात करें तो वुमेन के लिए काफ़ी फ़ायदे का है. अब एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि सुधा क्या है? एल्डेस्ट जो डॉटर है ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली. भाई एग्रीकल्चर फैमिली है, को किसानी करने वाली जो फैमिली है, उसमें क्या है? वहाँ की जो है सुधा एल्डेस्ट डॉटर है, बड़ी बेटी है. शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज. वो क्या है भाई? मैरिड हुई, शादी हुई इसकी, और कहाँ रहती है? पड़ोसी विलेज में, पड़ोसी गांव में रहती है. आफ्टर हर फादर्स डेथ, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क. अब क्या, सुधा की शादी भाई दूसरे गांव में हो गई थी, पास में ही है, और सुधा के फादर की डेथ हो गई थी. तो भाई माँ, जिनका काम ही किसानी से चलता है, तो उनकी माँ बेचारी अकेली पड़ गई. वो खेती में काम करती है, तो वो अपनी माँ की मदद करने के लिए वो और उनके जो भाई हैं, दोनों भाई बहन अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं बेसिकली. ठीक है, चलो. Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all children in his record. अब जो मदर है, उनकी जो वाइफ है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जो अकेली फील्ड में काम कर रही हैं, तो उन्होंने पटवारी से कहा. क्यों? क्योंकि पटवारी का काम होता है लैंड के रिकॉर्ड को मेंटेन करना और अपडेट करना और मेजरमेंट रखना. तो भाई जब उसके पास डेटा है तो वही ये काम करेगा. तो भाई पटवारी से वो कहती हैं क्या कि आप जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए जो लैंड है, और अपना नाम, जो मतलब मेरा और मेरी बेटी का बेसिकली नाम जो है इसमें मेंशन कर दीजिए. मतलब मेरी बेटी का और मेरा नाम, मेरे सारे बच्चों के साथ जो है मेरे बच्चे, हम लोग का नाम इसमें मेंशन हो. पहले के कानून में क्या होता था? हमने देखा बेटे के पास जाता था. बेटा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, ठीक है, उनमें इक्वली डिवाइड हो जाता था. वाइफ और मतलब जो मदर है और डॉटर को कुछ नहीं मिलता था. बट सुधा ने बात अलग ही कर दी. उसने पटवारी से कह दिया कि ट्रांसफ़र कर दीजिए लैंड और एंटर कर दीजिए उसका नाम और जो उसके बच्चों के नाम. Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sisters. अब जो सुधा है वो आराम से, बहुत ही अच्छे से अपनी मदर, जो सुधा है ना, तो सुधा की मदर अब आराम से काम कर पाती कॉन्फिडेंटली. किस चीज़ को लेके? भाई अब वो अपने भाई और अपनी बहन के साथ, जो सुधा की माँ है, कॉन्फिडेंटली अब काम कर पाती है. क्लियर हुआ?
Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. सुधा को ऐसा लगता है कि अगर उसकी मदर को भी जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम हुई, भाई होती है बेटी को, माँ की चिंता क्यों नहीं होगी। अब वो उसको फिक्र रहती थी ना कि क्या है कुछ है, तो अगर उसको लगता है कि अब कुछ भी अगर इशू होता है तो एटलीस्ट मेरी माँ के पास उनके हिस्से का लैंड है, तो खुद के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, एटलीस्ट उनके पास लैंड है, ज़मीन है, बेच देंगे, जो भी करेंगे तो सर्वाइवल के लिए ठीक है। तो वो सेटिस्फाइड है बेसिकली। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो लॉ है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, उसके थ्रू ये चीज़ हमें देखने को मिली, उसमें ये हमें मिलता है। ठीक है, ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होता है। अब हम देखेंगे अदर पब्लिक सर्विसेज और सर्वे, जस्ट सर्वे, छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि जो अदर पब्लिक सर्विसेज होती हैं। अभी तो हमने एसएचओ और कौन से एडमिनिस्ट्रेटर का देखा, रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का देखा, किसका, पटवारी का देखा, और इससे पहले एसएचओ का। This chapter has looked at some of the administrative work of the government, especially for rural areas. ये जो चैप्टर है, this chapter has looked at some of the administrative work of the government, especially for rural areas. ये किसके लिए देखता है भाई, especially for rural areas। ये जो काम है, ये जो इस चैप्टर में हमने देखा किस लिए काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है ये किस लिए, स्पेशली रूरल एरियाज के लिए। क्यों? हमारा चैप्टर ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। The first example related to maintaining law and order and the second to maintaining land record. पहला हमने देखा कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर बन तो जाते हैं पर वो प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं, भाई कोई कानून तो नहीं तोड़ रहा, कोई मर्डर रेप तो नहीं कर रहा, कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहा। इनको मेंटेन करने के लिए, भाई पकड़ के सजा देने के लिए, उनको समझाने के लिए कौन रहती है? पुलिस रहती है। तो पहले तो ये है। सेकंड ऑफिसर कौन है? जो लैंड के रिकॉर्ड को, जो ज़मीन के डेटा को, जो रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ द पुलिस एंड इन द सेकंड दैट ऑफ द पटवारी। फर्स्ट केस में हमने क्या एग्जामिन करा? जो रोल है किसका? पुलिस का। और सेकंड में, इन द सेकंड दैट ऑफ द पटवारी, सेकंड में हमने देखा भाई पटवारी का। पहला पुलिस का, एसएचओ का, सेकंड में हमने पटवारी का देखा। This work is supervised by other people in the department such as the तहसीलदार or the superintendent of police. ये जो वर्क है इसको सुपरवाइज किसने किया? Supervised by the other people in the department. जो अदर पीपल हैं, लोग हैं डिपार्टमेंट के, उन्होंने, और जो तहसीलदार है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, और द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिनको एसपी बोलते हैं, उन्होंने देखा। सुपरवाइज किसने किया? भाई जो अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो तहसीलदार और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो और भी जो लोग हैं वो काम करते हैं। क्लियर हुआ? चलो, We have also seen how people use these services and some of the problems that they face. हमने ये भी देखा कि कैसे जो people हैं, जो लोग हैं, इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें वो फेस करते हैं। Some of the problems that they face, इनको किस तरीके से भाई ओवरकम करते हैं, इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं। These services have to be used and made to function according to the laws that have been framed for them. इन सर्विसेज को इन तरीक़ों से यूज़ किया जाता है कि जिस तरीके से कानून बना है ना, तो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई कुछ भी कर रहा है। तो सर्विसेज हैं भाई, आपको जो काम दिया है अब उसको प्रॉपरली करो ना। पटवारी को जो काम किया वो प्रॉपरली फंक्शन करें, जो पुलिस को काम दिया है वो प्रॉपरली काम करें, तो लॉ एंड ऑर्डर या चीज़ें और मतलब जो है प्रॉपरली मेंटेन रहेगी, कोई मेस्ड अप नहीं होगी चीज़ें। You have probably seen many other public services and facilities provided by various departments of the government. आपने ये भी देखा होगा इवन कि कैसे कैसे जो अदर सर्विसेज है, ये तो हमने किसका देखा? हमने लैंड रिकॉर्ड भाई पटवारी का देखा, हमने पुलिस का देखा, और भी डिपार्टमेंट है, जैसे हम बोलते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट जो शिक्षा के लिए काम करता है, शिक्षा विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट जो हेल्थ के लिए काम करता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह इसके लिए काम करता है। तो बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट है, या वुमेन्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, औरतों के डेवलपमेंट विकास के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या चाइल्ड्स के डेवलपमेंट विकास के लिए। तो ऐसे ही और भी अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो अलग अलग फील्ड में भाई हमारे अपग्रेडेशन के लिए, हमारे अच्छे के लिए काम करते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन भाई, दिक्कत तो नहीं? तो क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भाई भूलना। अभी भी शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और लाइक करो फटाफट से। हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।